मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आज हम लोग संघीय कार्यपालिका का मंत्री परिषद का जो विषय है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद। जैसा कि हमें पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और हमने इस संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया है। संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है। इस दोहरी कार्यपालिका में एक कार्यपालिका नाम मात्र की, ध्वज मात्र या संवैधानिक होती है और दूसरी कार्यपालिका वास्तविक होती है। भारत में ब्रिटेन की तरह हमने भी एक वैधानिक या संवैधानिक और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका रखी है। राष्ट्रपति जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, भारत में संवैधानिक प्रधान है, ध्वज मात्र या नाम मात्र के प्रधान है। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर भारतीय संविधान में कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित मानी गई हैं, लेकिन वास्तविक रूप में कार्यपालिका की सारी शक्तियां या सत्ता मंत्रिपरिषद में है और राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही समस्त कार्यों को करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारत में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, उस संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की व्यवस्था में कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं या उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। हम भारतीय शासन व्यवस्था में भी इन सिद्धांतों और इन विशेषताओं को देखते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहली विशेषता है नाम मात्र के कार्यपालिका प्रधान की व्यवस्था, जैसा कि हमने राष्ट्रपति के पद में देखा है। दूसरा है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध या अभिन्न संबंध। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कार्यपालिका है, यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, वास्तविक कार्यपालिका, वो व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है, यानी उनका संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इसी तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद भाग लेती है। तीसरी जो बात आती है वो है मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता, यानी सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद जब बनाई जाती है तो वो एक ही दल से बनाई जाती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होती है, उसी में से ली जाती है और उसी के प्रति वो उत्तरदायी होती है। अगली विशेषता आती है समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री नेतृत्व देता है मंत्रिपरिषद को और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही समस्त कार्य किए जाते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय व्यवस्था में या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में, वो है मंत्रिमंडल के कार्य की गोपनीयता। तो मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेती है वो गोपनीय होते हैं। जब मंत्री अपने पद की शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, तो वो इस बात की भी शपथ लेते हैं कि वो अपने पद की गोपनीयता को बनाए रखेंगे। खास करके जब हम बजट को देखते हैं तो अगर बजट संसद में प्रस्तुत होने से पहले लीक हो जाता है या बाहर आ जाता है तो इस आधार पर संसद की हार मानी जाती है या संसद में सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब आते हैं मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। यहाँ हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, यहाँ दो चीज़ें होती हैं जिसको अभी हम विस्तार से देखेंगे। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्तर पर बहुत कम प्रावधान है। सामान्य तौर पर इन सब बातों को परंपराओं पर छोड़ दिया गया है। बस यही है कि मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री और विभिन्न श्रेणी के मंत्री होंगे और मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या भी निश्चित नहीं है। लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसमें ये व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या
लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 75 के विभिन्न भागों में मंत्रिपरिषद की जो संगठन है उसका या रचना है, उसके संबंध में जो बातें हैं जिनका उल्लेख किया गया है वो उनमें से कुछ प्रमुख है। पहली बात है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, यानी राष्ट्रपति स्वयं नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह से ये कार्य किया जाएगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और प्रत्येक मंत्री को अपने पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। जो मंत्री बनते हैं वो संसद के सदस्य होने चाहिए, लेकिन अगर वो पद धारण करते समय संसद के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उन्हें संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। और छठी बात जो है वो है मंत्रियों को वे सब वेतन और भत्ते मिलेंगे जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। तो इस तरह से उसके गठन के संबंध में कुछ औपचारिक व्यवस्थाएं हैं और व्यवहार में जो मंत्रिपरिषद का गठन है ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन करते समय पूरे भारत, पूरे देश के को प्रतिनिधित्व देते हुए मंत्रियों को बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें विभिन्न जो शासन से जुड़े हुए दल हैं उनके सदस्यों की स्थिति क्या है, राष्ट्र के विभिन्न जो समुदाय हैं, भौगोलिक क्षेत्र का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए और विभिन्न आयु और वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तो इसलिए बहुत जटिल कार्य है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, इसको हम लोग देखेंगे। सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में आम व्यक्ति मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद एक विस्तृत संगठन है और मंत्रिमंडल उसका वो छोटा सा संगठन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं या कैबिनेट का निर्णय कहते हैं। वो ये छोटा सा समूह या संगठन लेता है जो प्रथम श्रेणी के मंत्रियों से मिलकर के बना है। मंत्रिपरिषद में लगभग 50 से 75 तक सदस्य होते हैं, बड़ी सदस्य संख्या है इसकी। लेकिन मंत्रिमंडल में 12 से 32 तक सामान्य तौर पर सदस्य देखने को मिलते हैं। 5 स्तर के मंत्री हम मंत्रिपरिषद में देखते हैं। इन 5 स्तर में किस तरह से मंत्री होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला स्तर इसमें आता है मंत्री, जिसे हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य कहते हैं। तो प्रथम स्तर जो है वही मंत्रिमंडल है। भारत में इसकी सदस्य संख्या अलग अलग समय में 12 से 32 तक रही है और ये मंत्री प्रमुख जो विभाग है पूरे राष्ट्र के, उन विभागों के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा स्तर जो है मंत्रियों का, वो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। ये मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष जरूर होते हैं और इन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन मिलता है, लेकिन ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। ये तभी भाग लेते हैं जब प्रधानमंत्री इन्हें आमंत्रित करते हैं। तीसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री वे हैं जिनकी स्थिति पूर्ण मंत्री और उप मंत्री के बीच की होती है। इनके पास भी विभिन्न विभागों से संबद्ध कार्य रहता है। कभी कभी इनके पास में स्वतंत्र विभाग भी होता है। प्रधानमंत्री इस श्रेणी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल की केवल उन बैठकों में आमंत्रित करते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित कोई विषय विचाराधीन होता है। चौथे प्रकार की जो मंत्री हैं उसमें राज्य मंत्रियों के बाद उप मंत्रियों की श्रेणी आती है। ये जो ज्येष्ठ मंत्री हैं उनके अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। और पांचवें प्रकार के मंत्री उप मंत्रियों से नीचे के स्तर में संसदीय सचिव होते हैं। ये विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक और विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से 5 जो श्रेणी हमने देखी ये सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के नाम से जानी जाती है। इस तरह से मंत्रिपरिषद एक वृहत बड़ी संस्था है
और मंत्रिमंडल या कैबिनेट इसका एक छोटा सा समूह जिसमें केवल प्रथम श्रेणी के मंत्री आते हैं। ये अपने विभागों के प्रधान हैं। इनके विभाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनके द्वारा सामूहिक रूप से संपूर्ण जो प्रशासनिक नीति है उसका निर्धारण किया जाता है। रेमजे मूर इस संबंध में कहते हैं, मंत्रिमंडल के संबंध में, यह मंत्री परिषद का हृदय है, शासन का परिचालन यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अधिकारी सम्मिलित होते हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो मंत्रिपरिषद का अनिवार्य तौर पर सदस्य है, लेकिन मंत्रिमंडल एक ऐसी संगठित इकाई है जिसके सदस्य मंत्रिपरिषद के केवल कुछ ही लोग होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है, मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक समिति के रूप में कार्य करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल, और मुख्य रूप से यही सारे कार्यों को करता है। सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो देश के लिए लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के माध्यम से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल क्या कार्य करता है, इसकी शक्तियाँ क्या है, अब इसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश संसदीय मॉडल से हमने इसको लिया है, तो ब्रिटिश संसदीय मॉडल की तरह भारत में भी मंत्रिमंडल को शासन प्रणाली का हृदय कहा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है इसकी। लॉवेल ने मंत्रिमंडल को राजनीतिक वृत्तखंड के मेहराब के बीच का पत्थर कहा है, यानी बहुत महत्वपूर्ण माना है इसको। सर जॉन मैरियट का कहना है कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है। रेमजी म्यूर की जो परिभाषा अभी हमने देखी उसमें उन्होंने मंत्रिमंडल को राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र कहा है। ग्लैडस्टन ने मंत्रिमंडल को वो सूर्य पिंड माना है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं, यानी अन्य जो मंत्री है बाकी 4 प्रकार के वो पूरी तरह से मंत्रिमंडल के चारों ओर घूमते हैं। ग्लैडस्टन का ऐसा मानना है। तो कुल मिलाकर के जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो मंत्रिपरिषद का एक छोटा हिस्सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो शासन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य करता है। तो मुख्य रूप से इसके जो कार्य हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला कार्य है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा जो कार्य किया जाना है और विदेश संबंधों के मामले में किस प्रकार की नीति अपनाई जानी है इसका निर्धारण करते हैं, और इस संबंध में विधेयक लाए जाते हैं और उसी के आधार पर जो कानून निर्माण का कार्य होता है वो मंत्रिमंडल की इच्छा से सामान्य तौर पर होता है। और ये कहते हैं कि भारतीय मंत्रिमंडल पे ये लागू होता है कि कैबिनेट के मंत्री लोग नीति निर्धारित करते हैं, विनिश्चय करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि के रूप में पास कराना चाहते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का जो कार्य है वो एक तरह से मंत्रिमंडल या कैबिनेट के नियंत्रण में रहता है। दूसरा कार्य है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक तौर से हम देखें तो हमारे भारत में संघ सरकार की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन व्यवहार में जैसे हम बात कर रहे हैं कि कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है और अपने विभागों के जो अध्यक्ष हैं ये मंत्री उसका संचालन करता है। मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधते हैं, राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, इसलिए युद्ध, शांति, वैदेशिक नीति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका नियंत्रण उन्हीं के माध्यम से किया जाता है, उसका निर्णय भी उन्हीं के माध्यम से किया जाता है। अध्यादेश और प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और ज़्यादा बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य, यानी विभिन्न विभागों के मध्य आंगिक एकता को स्थापित करना जिससे सुशासन चल सके। समन्वय के बिना सरकार काम नहीं कर सकती। तो इस तरह से नीतियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे एक दूसरे के क्षेत्र में ना तो विवाद उत्पन्न हो, ना एक दूसरे के क्षेत्र में ओवरलैपिंग यानी कार्यक्षेत्र का उल्लंघन हो,
बल्कि आपस में सहयोग बढ़े और समान नीतियों का निर्धारण देश के लिए हो सके। अगला कार्य आता है वित्तीय कार्य। मंत्रिमंडल का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उसके द्वारा संसद के सामने प्रत्येक वर्ष देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा, जिसे हम बजट कहते हैं, वो प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करते हैं और यही लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अन्य जो वित्त विधेयक है वो भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अगला कार्य या शक्ति है विदेश संबंधों के संबंध में या विदेश संबंधों पर नियंत्रण। विदेश संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ जो वार्ताएं होती हैं उसका संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है और इसके माध्यम से जो संधि या समझौता होता है तो उसकी सूचना संसद को दे दी जाती है और अगर आवश्यकता होती है तो संसद से उसकी स्वीकृति भी ली जाती है। संसद की भूमिका विदेश संबंधों के मामले में बहुत कम है, गौण जिसे हम कहेंगे, और ऐसा बहुत बार हो चुका है कि सरकार ने विदेशों के साथ गुप्त संधियां या समझौते किए और संसद को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। तो मुख्य रूप से ये कार्य कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य आता है नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी जो कार्य है उसमें जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वास्तव में उन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त होते हैं। राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक, सेना के सेनापतियों की नियुक्ति वास्तविक तौर पर मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। तो इस तरह से वास्तव में मंत्रिमंडल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और देश की सारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका अधिकार होता है। और जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनका उपभोग मंत्रिमंडल के माध्यम से किया जाता है और उनसे संबंधित नीतियां बनाने का कार्य भी मंत्रिमंडल करता है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल की बैठकें। मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री की इच्छानुसार होती है और प्रधानमंत्री इन बैठकों का कार्यक्रम भी निश्चित करते हैं। सामान्य तौर पर सप्ताह में एक बार मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति होती है तो एक बार से अधिक भी इस प्रकार की बैठक बुलाई जा सकती है। इन बैठकों में प्रधानमंत्री सभापति के रूप में काम करते हैं। बैठकों की सारी कार्रवाइयाँ जो है वो गुप्त रखी जाती हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए वो मान्य होते हैं, यानी उनके लिए अनिवार्य है कि वो उन निर्णयों को माने क्योंकि वो सर्वसम्मति से लिए हुए माने जाते हैं। और अगर कोई सदस्य उनसे अपनी राय अलग रखता है तो मंत्रिमंडल का सदस्य त्यागपत्र देकर उस निर्णय का विरोध कर सकता है। तो इस तरह से मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर कार्य करती है और इसलिए जो भी निर्णय उसकी बैठक में लिया जाता है वो सर्वमान्य माना जाता है और सभी को उससे सहमत होते हैं और अगर सहमत नहीं है तो उन्हें अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त है मंत्रिमंडल से उसका विरोध करने के लिए। तो इस तरह से जो भारत में मंत्रिमंडल है वो बेहद शक्तिशाली है क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था होने के कारण हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका के तौर पर मंत्रिमंडल कार्य करता है। अगली क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे।